नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट चल रही है, जिसमें अध्याय क्रमांक 5 पढ़ रहे हैं। नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्वतीय एवं मैंग्रोव वनों की, यानी कि वे वन जो पर्वतीय प्रकार के हैं और मैंग्रोव वन जो कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों या द्वीप समूह के तटीय भागों में पाए जाते हैं। इन वनों की हम विस्तार से चर्चाएं करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पर्वतीय वनों की। पर्वतीय वन यानी कि जो पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं। जैसे भारत में बात करें, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर आपको ऐसे सर्वाधिक मिलेंगे, या फिर दक्षिण भारत में अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इन पर्वतीय वनों की विशेषताएं क्या होती है? जैसे जैसे आप इनके गिरिपाद से, गिरिपाद क्या होता है, देखो पर्वत की कुछ बातें समझो, देखिएगा। जैसे आपका ये यहां पर एक कोई पर्वत श्रृंखला है। अब इस पर्वत श्रृंखला में देखिएगा, यहां पर ये वाला जो भाग मैदान, जो सबसे कम ऊंचाई का भाग है पर्वत का, जो सबसे निचला भाग है जो पर्वत का मैदान से जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है गिरिपाद। इस गिरिपाद से जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर वनस्पतियों में विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएगी। यहां पर कितनी प्रकार की हो सकती है? जैसे हमने आपको बताया था कि भारत में जो गिरिपाद, जो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है, हिमालय का जो गिरिपाद वाला क्षेत्र है, उनमें कौन सी प्रकार की वनस्पति है? याद कीजिएगा, पिछले वीडियो की बातें हैं। गिरिपाद के क्षेत्र में वनस्पतियां पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय प्रकार की। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पतियां हैं यहां पर। तो हिमालय के गिरिपाद वाले क्षेत्र में यहां से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पतियों से प्रारंभ होती है और ये वनस्पतियां आगे चलते हुए टुंड्रा प्रदेश प्रकार की वनस्पतियां मिल जाती है। अब ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां कैसी होती है? अब यहां पर देखिएगा, जो उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों से लेकर टुंड्रा प्रकार की सभी वनस्पतियां ऊंचाई के साथ में विभिन्न ऊंचाई पर अलग अलग प्रकार की मिलते हुए सर्वाधिक ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पतियां मिलती है। अब इन वनस्पतियों का किस प्रकार से विभाजन होता है, कैसी टुंड्रा वनस्पतियां होती है, तो उसके लिए आप एक विश्व में देखिएगा, ग्लोब पर समझिएगा कि किस प्रकार की वनस्पतियां होती है। ये अपनी पृथ्वी है, ये क्या है? ये हमारा गोला है। इसमें आपके अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल पाया जाता है और उसी आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। ये आपकी कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, और ये फिर आपका 90 डिग्री है। और ये क्या है? ये भी 90 डिग्री है। और यहां पर आपके कौन सी रेखा है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और इसी प्रकार से ये आपके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। अब यहां पर इन रेखाओं के बीच में आप देखेंगे तो यहां पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है? तो इन क्षेत्रों पर मिलेगी आपको उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां। विषुवत रेखा के आसपास कर्क और मकर के बीच वाला भाग यहां पर उष्ण कटिबंधीय। और जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाते जाएंगे, उत्तर दक्षिण दोनों की तरफ, तो यहां पर वनस्पतियों में आपके सघनताएं कम मिलेगी, वनस्पतियों की ऊंचाई घटती जाएगी, वनस्पतियों की जो चौड़े चौड़े पत्तियां होती है यहां पर विषुवत रेखा के पास में, तो उन पत्तियों की चौड़ाई भी कम होती जाएगी, यानी कि वनस्पतियां विरल होती जाएगी, उनकी ऊंचाई घटती जाएगी। और जब आप कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे आप मरुस्थलीय क्षेत्र आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर कंटीली वनस्पतियां मिलती है। यहां पर कैसे? जैसे आपका मरुस्थलीय भाग है, चाहे आपका सारा मरुस्थल देख लो, इधर भारत में थार का मरुस्थल देख लो, तो यहां पर इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या मिलती है? कांटेदार वन मिलते हैं, यानी कि बहुत ही विरल रूप में वन पाए जाते हैं। जैसे यहां पर ये शीतोष्ण क्षेत्र पाए जाते हैं, ये शीतोष्ण क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए 66.5 डिग्री के आसपास उच्च अक्षांशों में जाते हैं, तो वहां पर आपके टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां मिलती है। इन क्षेत्रों में कौन सी वनस्पतियां मिलती है? टुंड्रा वनस्पतियां। ये टुंड्रा वनस्पतियां कैसी होती है? ये आपके बहुत ही आपके कम विकसित वनस्पतियां होती है, जो केवल और केवल बर्फीले क्षेत्रों में इनका विकास होता है। यहां पर आप वृक्ष देखते हो, तो यहां पर वृक्ष आपके इन इस प्रकार के आपके पाए जाते हैं वृक्ष, जैसे आपकी एकदम आपके तिकोना आकृति के पाए जाते हैं, त्रिभुज की आकृति के पाए जाते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं और नीचे से इनकी चौड़ाई अधिक होती है। जैसे आप इधर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखते हैं ना, तो वहां पर वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष नीचे से आपके ऊपर तक जाते जाते एकदम विशाल का चौड़ाई लिए होते हैं। लेकिन जो आपके पर्वतीय इन जो आपके टुंड्रा प्रदेशों में या फिर आपके शीत कटिबंधों में वृक्ष पाए जाते हैं, जहां पर हिमपात होता है, वहां पर इस प्रकार के नुकीले वृक्ष पाए जाते हैं, ताकि वहां पर जब बर्फ गिरे तो वो वृक्ष की डालियों को तोड़े नहीं, नीचे चली जाए। तो इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय से लेकर टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां विभिन्न अक्षांशों के अनुसार पाई जाती है। निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय और उच्च अक्षांशों में टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां। इस प्रकार से इनका रूप आपके वनस्पतियों का प्रकार आपके बढ़ता जाता है।
ठीक इसी प्रकार से आपके पर्वतीय क्षेत्रों में गिरिपाद में उष्णकटिबंधीय प्रकार की पाई जाती है और ऊंचाई के साथ में वनस्पतियों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर आप जाते हैं, पर्वतों की चोटी पर हिमालय क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां आपको आपके टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से वनस्पतियों में ऊंचाई के साथ में परिवर्तन पाया जाता है। अब इनमें आते हैं आपके आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन। देखो सबसे पहले गिरिपाद वाले वनों की तो हमने चर्चाएं कर ली है लास्ट वीडियो में कि भाई गिरिपाद में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब यहां पर आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन कहां मिलेंगे? ये समुद्र तल से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। जितनी भी यहां पर पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाइयां दिखाई जाती है वे सारी ऊंचाइयां समुद्र तल से ली जाती है। और भारत के लिए कौन से समुद्र तल से लेते हैं? तो वो भारत के लिए समुद्र तल आता है चेन्नई का समुद्र तट। तो यहां पर 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आपको आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वनस्पतियां मिलेगी। इनके उदाहरण, इसकी विशेषताएं क्या होती है? ये सदाबहार होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनकी पत्तियां चौड़ी होती है। और इनमें प्रमुख वृक्ष कौन से होते हैं? ओक और चेस्टनट होते हैं। इनमें आपके चीड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी क्या होती है? लकड़ी आपके मुलायम टाइप की लकड़ी, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है, जिनका उपयोग आपके क्रिकेट बैट जैसे बनाने में किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आते हैं शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन कौन से होते हैं? जो 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ते हैं। अब देखो आर्द्र वन आगे 1000 से 2000, जैसे आप आगे चलोगे 1500 से लेकर 3000, वहां पर शीतोष्ण यानी कि वहां पर आपके तापमान और कम हो रहा है, तो यहां पर शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाएंगे। यानी कि ऐसे वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं वो वहां पर्वतों पर आपके 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अब इनमें शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के? ये शंकुधारी वृक्ष देखिएगा कैसे वृक्ष विकसित हो रहा है। यहां पर आपके ऊपर से जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो यहां पर इसका तीखापन बढ़ता जाता है। ये शंकुधारी वन विकसित होते हैं जिसमें पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है और सीडर, इस प्रकार के प्रमुख वृक्ष देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक मात्रा में यहां पर पाइन, देवदार, सिल्वर फर, जूनिफर, स्प्रूस, इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। फिर इनके विस्तार की बात करेंगे कि भारत में ऐसे वन कहां पर विस्तृत हैं, तो इनका विस्तार भारत में देखो सर्वाधिक हिमालय क्षेत्र में मिलता है। हिमालय क्षेत्र में हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर मिलेगा। उत्तरी ढलानों पर क्यों नहीं मिलता है? हिमालय के जो ये दक्षिणी ढलान है जो भारत में पाए जाते हैं, जब हिमालय के दक्षिणी ढलानों की बात करते हैं तो वो भारत में भी रहते हैं और कुछ आपके उधर अधिकतर भारत है वो चीन और तिब्बत वाले क्षेत्र की ओर पाए जाते हैं। तो इस वजह से वहां पर क्या होता है कि वर्षा नहीं होती है। जब वर्षा नहीं होगी तो इतने अच्छी क्वालिटी के वृक्ष और वनस्पतियां भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो ये हिमालय के दक्षिणी ढालों में विकसित होते हैं। फिर आप दक्षिण भारत की ओर बात करेंगे या फिर पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। पूर्वोत्तर में तो देखो यहां पर अरुणाचल प्रदेश और असम के वे क्षेत्र जहां पर हिमालय का विस्तार है वहां से वृक्ष मिलते हैं। इसके अलावा भी अधिक ऊंचाई की कोई पहाड़ियां हैं या फिर दक्षिण भारत में जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं या फिर अन्नामलई कार्डेमम पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई अधिक होती है, तो वहां पर भी आपके कुछ कुछ स्थानों पर ऐसे वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। फिर आपके आते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। अब शीतोष्ण वनों के साथ में शीतोष्ण घास के मैदान भी मिलेंगे। अब अधिक ऊंचाई पर और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो यहां पर आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे। फिर और अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो सामान्यतः हम 3600 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पर अल्पाइन वनस्पतियां मिलेगी। कितनी ऊंचाई पर? 3600 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई। अब देखो 3000 मीटर की ऊंचाई तक हमें क्या मिल रहा था? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां। अब इससे अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो आपके वृक्षों के साथ में घास के मैदान भी मिलेंगे। यहां पर 3000 मीटर तक तो क्या थे? ये शंकुधारी वृक्ष मिल रहे थे जैसे देवदार है, पाइन है, स्प्रूस है। लेकिन यहां पर आपके आगे घास के मैदान मिलेंगे। फिर अल्पाइन घास, अल्पाइन मैदान कहां पर? अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलेगी, जिसमें प्रमुख वनस्पतियां कौन सी? अल्पाइन में। और इन हिमालय क्षेत्रों में कौन कौन सी है? तो उसमें आपके सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन और बर्च प्रकार की मुख्य वनस्पतियां यहां पर देखने को मिलती है। फिर इनमें जैसे जैसे आप ये वनस्पतियां मिल रही है आपको ऊंचाई के साथ में, प्रमुख उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। अब जैसे ही आपके हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, हिम रेखा क्या होती है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब भारत के भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे अध्याय क्रमांक 2, उसमें हमने आपको हिम रेखा के बारे में भी बताया कि हिम रेखा क्या होती है। पर्वतों पर ऊंचाई के साथ में क्या होता है कि तापमान में कमी होती है, तो एक स्थान आता है, एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर आपके बर्फ बनने लग जाती है, ग्लेशियर बनने लग जाते हैं, पर्वतों पर बर्फ का जमाव होने लग जाता है, तो वो दूरी कहलाती है, वो समुद्र तट से उसकी जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके हिम रेखा कहलाती है। तो जैसे आप हिम रेखा के पास पहुंचते हो तो वहां पर वृक्षों के आकार छोटे होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके बर्फ जमने लग जाती है
अत्यधिक शीत क्षेत्र हो जाता है, और जितनी मात्रा में क्षेत्र ठंडा होता जाएगा, बर्फ जितनी अधिक जमने लगेगी, वृक्षों का आकार छोटा होने लगेगा, और जब बहुत अधिक मात्रा में आपके बर्फ जमी रहेगी तो वहां पर आपके एकदम गौण प्रकार की वनस्पतियां, काई लाइकेन जैसी वनस्पतियां देखने को मिलेगी, जो टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां होती है। तो जैसे आप हिमरेखा के पास में पहुंचते हैं तो यहां पर आपके वृक्षों का आकार छोटे होने लग जाता है। छोटा होते होते वो वृक्ष आपके झाड़ियों में बदलने लग जाएंगे। जैसे आपकी हिमरेखा से और अधिक ऊंचे जाएंगे तो छोटे वृक्ष वो झाड़ियों जैसे वृक्ष दिखने लग जाएंगे। और अधिक ऊंचे पर जाते हैं तो वहां पर आपके अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं, वो केवल घास के मैदानों तक ही सीमित रह जाएंगे। जब वहां पर बर्फ जमी रहेगी तब तो वहां पर बर्फ की चादर दिखेगी। ग्रीष्म काल के दौरान जैसे ही वहां से बर्फ की चादर हटेगी, वहां पर केवल घास के मैदान दिखेंगे, वनस्पतियां वहां पर और वृक्ष वहां और झाड़ियां वहां पर बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अब अल्पाइन घास के मैदानों की आप बात करेंगे तो अल्पाइन घास के मैदानों में घुमक्कड़ जातियां पाई जाती है, जो पशु चारण का कार्य करती है। जैसे भारत में ऐसी जातियां कौन सी है? गुज्जर और बकरवाल जनजातियां हैं। गुज्जर और बकरवाल ये घुमक्कड़ जातियां होती है, अर्थात ये ऋतु प्रवास का कार्य करती है। ये जातियां पाई कहां पर जाती है? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में ये जनजातियां सर्वाधिक पाई जाती है। अब ये ऋतु प्रवास कैसे करती है? इनके द्वारा किया जाता है ऋतु प्रवास। घुमक्कड़ का अर्थ क्या होता है? दूसरे शब्दों में इसे ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी कि जो घूमती हुई अपने पशुओं का चारण करती है। ऋतु प्रवास क्यों करते हैं ये अपने पशुओं के लिए, ये भेड़ बकरी इत्यादि पशुओं का पालन करते हैं, और इन पशुओं को अच्छा खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए, अच्छे चारागाह उपलब्ध करवाने के लिए आपके पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर आपके भ्रमण करते रहते हैं। जब आपके शीत ऋतु आती है तो शीत ऋतु के समय अल्पाइन घास के मैदानों पर एक बर्फ की चादर जमा हो जाती है, तो वो शीत ऋतु के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानों की ओर आ जाते हैं अपने पशुओं को लेकर। जैसे आपके शीत ऋतु समाप्त होती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो उस समय इन अल्पाइन घास के मैदानों में जो बर्फ की चादर बनी हुई थी वो पिघल जाती है, तो यहां पर घास आपके अच्छी क्वालिटी की एकदम हरी और ताजा घासें हो जाती है। तो ये ग्रीष्म काल के दौरान मैदानी क्षेत्रों से पर्वतों की ओर भ्रमण करने लग जाते हैं। फिर आप टुंड्रा वनस्पति की बात करेंगे तो अधिक ऊंचाई पर आपको मास, काई, लाइकेन जैसी वनस्पतियां मिलेगी। मास, काई और लाइकेन जैसी वनस्पतियां मिलती है। इनमें आपको एक लीचन घास भी मिलती है, इसको विशेष याद रखना। लीचन घास भी आपके यहां पर टुंड्रा वनस्पति मिलती है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाएंगे तो ऐसी वनस्पति वहां पर आपको मिलेगी। फिर आगे बात करते हैं यहां पर सामान्य जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं। कश्मीरी महामृग कौन से होते हैं? कश्मीरी महामृग जो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। ये आपके चौसिंगा है। ये क्या है? ये तो आपका चौसिंगा है। कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण है, जंगली भेड़ है, खरगोश है, तिब्बतीय बारहसिंगा है। ये क्या है? ये तिब्बतीय बारहसिंगा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये तिब्बतीय बारहसिंगा जिसके बड़े बड़े सिंग टाइप किस प्रकार दिखते हैं, तिब्बतीय बारहसिंगा है। याक है। याक तिब्बतीय आपके अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में याक और लामा जैसे जीव पाए जाते हैं, तो यहां पर आपके याक हैं। लामा कहां पर पाया जाता है? लामा पाया जाता है एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में। एंडीज पर्वतमाला कहां है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला है, जहां पर आपके याक पाए जाते हैं, आपके लामा पाए जाते हैं। और भारत के इस भारत और तिब्बत वाले क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में, जो लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र है वहां पर याक पाया जाता है। हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिम तेंदुआ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। यहां पर विशेष गिलेरियां पाई जाती है। इस प्रकार के आपके यहां पर बहुत सारे जीव जंतु यहां पर इन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इनके अलावा देखेंगे तो यहां पर आपके आइबेक्स मिलेगा, भालू मिलेगा, और आपके भेड़ और बकरियां मिलेगी जिनके मोटे मोटे बाल होंगे। और ये भेड़ बकरियों के मोटे बाल होते हैं जो इनको सर्दी से बचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये आपके अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनको सर्दी से बचाव करते हैं। और ये जो भेड़ बकरियों का पालन किया जाता है, यहाँ पर इन गुज्जर, बकरवाल, भद्दी, गद्दी, भूटिया जैसी जनजातियां, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, गोपची जैसी कुछ जनजातियां पाई जाती हैं इन पर्वतीय क्षेत्रों में। ये जनजातियां इन भेड़ बकरी का पालन करती है। इनके बड़े बड़े बाल होते हैं बकरियों के, भेड़ों के, जो इनको सर्दी से बचाने का कार्य करते हैं, ताकि ठंडे प्रदेशों में ये आसानी से अपना रह सके वहां पर, ताकि इनको सर्दी महसूस ना हो। एक यहां पर ये दुर्लभ जो रेड पांडा है, यहां पर ये भी देखने को मिलता है। ये आपके लाल आंकड़ों की पुस्तक होती है, उस रेड डाटा बुक के अंदर आपके दुर्लभ प्रजातियों में से एक प्रजाति है लाल पांडा, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाती है। कहीं कहीं पर आपको दिखाई देती है। दुर्लभ है ये आपके लुप्त होने की स्थिति में जा चुके हैं। फिर आगे आते हैं आपके मैंग्रोव वन। ये थे आपके पर्वतीय वन। आगे बढ़ते हैं मैंग्रोव वन।
मैंग्रोव वन क्या होते हैं, इन्हें आप ज्वारीय वन भी कह सकते हैं। ज्वारीय वन क्यों कहते हैं, जहां पर ज्वार भाटा आते हैं ना, जैसे समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र हैं जहां पर ज्वार भाटे की घटनाएं घटित होती है, तो उस क्षेत्रों में यहां पर ये वन पाए जाते हैं, तो इन्हें ज्वारीय वन भी कहते हैं। ये तटीय क्षेत्रों में होते हैं और ज्वार से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण इन्हें ज्वारीय वन कहते हैं। ये समुद्र तट होता है, समुद्र तट के निकटवर्ती भागों में ये ज्वारीय वन होते हैं, और ये इनकी जो जड़ें होती है, ये जड़ें आपके इन समुद्र के खारे पानी के अंदर ये डूबी हुई रहती है। यानी कि एक विशेष प्रकार का पौधा होता है ये आपके ज्वारीय वन, ये जो मैंग्रोव वन है, विशेष प्रकार के पौधे होते हैं कि इनकी जड़ें वो पानी में डूबी रहनी चाहिए, और पानी भी कैसा होना चाहिए, खारा पानी होना चाहिए। यानी कि सबसे अच्छे हैं कि भाई इनको पानी मीठा नहीं चाहिए, हमें मीठा पानी आप पीने के लिए काम में लो, हमें तो केवल खारा पानी चाहिए। ये जो पौधे होते हैं ये तटों की रक्षा भी करते हैं। जब यहाँ पर इतनी सघन जड़ें होती है इनकी, और ये तट के सारे सारे बने हुए होते हैं, और इनकी जड़ें हैं वो दलदली क्षेत्रों और तट के पास के पानी में डूबी हुई रहती है, तो इन तटों के अपर्दन होने से बचाती है। जब समुद्री लहरें आती है तेजी से, तो इन तट को अपर्दित होने से बचाने का कार्य इन मैंग्रोव वनों के द्वारा किया जाता है। इनके विस्तार की बात करेंगे तो इनका विस्तार भारत के तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होगा, पूर्वी तटों पर होता है। पूर्वी तटों पर कहां कहां पर है, जैसे आपका गंगा नदी का डेल्टा क्षेत्र है, जिसमें आपके सुंदरवन, जिसे आप सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा है। यहां पर आपके गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। साथ यहां पर कुछ मात्रा में इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी ये वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। फिर इनमें आपके आता है एक सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष कहां पर मिलता है, ये गंगा नदी के गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। कुछ इस प्रकार के ये सुंदरी वृक्ष होते हैं, और ये भी आपके कैसे बने, सुंदरी वृक्ष, जो कि आपके मैंग्रोव वनस्पतियों के उदाहरण है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सर्वाधिक मात्रा में ये सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और इन्हीं के नाम पर सुंदरवन डेल्टा नाम हो जाता है। इन्हीं के नाम पर क्या कर दिया गया है, इन सुंदरी वृक्षों की प्रजाति के आधार पर इन्हें सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और इस सुंदरवन डेल्टा में प्रमुख प्रजातियों की बात करेंगे तो उसमें रॉयल बंगाल टाइगर होता है। रॉयल बंगाल टाइगर प्रमुख प्रजाति है जो सुंदरी वृक्षों में, सुंदरी वन डेल्टा में पाई जाती है। फिर आगे बात करें, इस डेल्टा के कुछ भागों में देखो अन्य प्रजातियां भी पाई जाती है। देखो सुंदरी वन होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं, इन मैंग्रोव वनों के अलावा डेल्टा क्षेत्रों में कुछ और प्रजातियां भी होती है। अभी तो जो सुंदरी वन बताए थे, ये इनको खारा पानी चाहिए होता है, इनकी जड़ें पानी में डूबी हुई रहती है, तटों की ये रक्षा करते हैं, ज्वार भाटा से ये सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, तो ये मैंग्रोव वन होते हैं। इन मैंग्रोव वनों के अलावा समुद्री तटीय क्षेत्रों में और भी वृक्ष होते हैं, जैसे जैसे आपके नारियल का वृक्ष है, ताड़ है, क्योड़ा है, एंगार है, ये आपके होते हैं। जैसे आपका ये फोटो देख रहे हैं पीछे, ये नारियल का फोटो है, ये क्या है भाई, ये आपके नारियल का फोटो है। और जो ये बड़े बड़े नारियल आप देख रहे हैं, इनके अंदर पानी भरा रहता है। जैसे आप गर्मियों के समय में, या फिर आप जब ऐसे आपके नारियल के इसको यहां से कट लगाते हैं, ये नारियल तोड़ लिया जाता है, फिर इसके ऊपरी भाग को यहां से कट कर लिया जाता है, और उसमें आप स्ट्रो डालकर वो नारियल पानी पीते हैं। ये जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं ये नारियल पानी। इस प्रकार से जो बड़े बड़े अधिक ऊंचाई वाले, बहुत अधिक लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों की सर्वाधिक ऊंचाई पर ये नारियल लगते हैं। और जब ये नारियल पक जाते हैं, ये तो क्या होते हैं, जो हम नारियल पानी पीने के लिए काम में लेते हैं, ये कच्चे नारियल होते हैं। जब नारियल पक जाते हैं ना, तो वो आपके सूखे वाले नारियल आते हैं ना, जिसे हम किसी मंदिर में चढ़ाने के लिए काम में लेते हैं, या फिर इनमें से आपके जो नारियल के अंदर से अंदर का भाग निकाला जाता है, वो सारे के सारे पके हुए नारियल उसके होते हैं। वो इसी एक ही वृक्ष से इनको तोड़ा जाता है। फिर आप इनमें जीव जंतुओं की बात करेंगे, जो मैंग्रोव वन है या ज्वारीय वन है, इनमें जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, तो उनमें देखो रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर जो सुंदरवन डेल्टा में सर्वाधिक मिलते हैं। ये कहां पर मिलेंगे आपको, ये सर्वाधिक आपको मिलेंगे सुंदरवन डेल्टा में, जो कहां पर है, भारत के पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, और एक आता है इसमें बांग्लादेश का क्षेत्र। फिर आता है इसमें कछुए भी मिलेंगे, घड़ियाल मिलेंगे, सांप मिलेंगे, मगरमच्छ मिलेंगे। यानी कि ये जो एक देखिएगा डेल्टा क्षेत्र है जहां पर आपके दलदली भूमि पाई जाती है, तो उसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए, सांप ऐसे जानवर भी देखने को मिलते हैं। सांप कौन से होंगे, वे सांप जो आपके पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सांप देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ही आपका इस वीडियो का मैटर कंप्लीट फिनिश होता है, जिसमें हमने आपका लर्निंग आउटकम्स आपका रहता है, यानी कि आपने इस वीडियो से क्या क्या बातें सीखी है। तो उसमें आपने भारत के पर्वतीय वनों की विशेषताएं देखी कि किस प्रकार से गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक बढ़ते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इन तमाम वनस्पतियों की आपने विशेषताएं देखी, पर्वतों के संदर्भ में उनका विस्तार देखा।
साथ ही साथ आपने भारत में पाई जाने वाली मैंग्रोव वनस्पतियों की विशेषताएं, उनके उदाहरण, यहां पर इन वन क्षेत्रों में निवास करने वाले जीव जंतुओं के उदाहरण सहित आपने अच्छे से समझे हैं। साथ ही देखो, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों के अलावा और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे नारियल, ताड़ जैसे वृक्ष हैं, तो इनके बारे में भी हमने बहुत ही विस्तार से आपके लिए समझाया है, बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया है। तो छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किन वनों की जड़ें पानी में डूबी रहती है? कौन से वन हैं जिनकी जड़ें पानी में डूबी रहती है? शुष्क वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन या फिर पर्वतीय वन? अगर जड़ें पानी में डूबी है तो वो वन कहलाते हैं आपके मैंग्रोव वन। और इनमें एक वृक्ष आता है, एक उदाहरण आपके आ जाता है सुंदरी वृक्ष का, और ये सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में, और इसी वृक्ष के आधार पर ही उनका नाम सुंदरवन डेल्टा है। अगला सवाल, तटीय ज्वारीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? जो समुद्र तटीय ज्वारीय क्षेत्र है वहां पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? कांटेदार जंगल, मैंग्रोव जंगल, पर्वतीय जंगल या फिर अल्पाइन घास के मैदान? तो देखिएगा, तटीय क्षेत्रों में आपके मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। ये कांटेदार वन मरुस्थलीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। पर्वतीय वन ये आपके पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ में विकसित होते हैं। और अल्पाइन घास के मैदान ये आपके 3600 मीटर से अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। अगला सवाल, पर्वतीय वनों में ऊंचाई बढ़ने पर वनस्पति का क्या होता है? पर्वतीय वनों में ऊंचाई बढ़ने के साथ में वनस्पति का क्या होता है, अर्थात किस प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है? यह वही रहता है जैसा आपके ऊंचाई और कम ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। ये धीरे धीरे उष्ण कटिबंधीय जंगलों से टुंड्रा वनस्पति में बदल जाते हैं। इनमें केवल घास के मैदान है। यह अधिक घना होता जाता है। तो देखिएगा, ये अधिक घना होता नहीं है। इनमें घास के मैदान, केवल घास के मैदान है ऐसा भी नहीं है। जैसा आपके गिरिपाद में वैसा ऊंचाई के साथ में वही नहीं है। तो ये धीरे धीरे उष्ण कटिबंधों से लेकर टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये भारत के पर्वतीय वन और मैंग्रोव वनों को यहीं पर हम फिनिश करते हैं, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, अगले वीडियो में, इस चैप्टर से संबंधित अन्य जानकारियों के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।